तमाम खबरों की ओर। खबर असम से है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ जिले के नामसरूप में आयोजित एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामसरूप में असम वैली बतादिक एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड के यूरिया क्षेत्र के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। यह परियोजना राज्य के औद्योगिक विकास और किसानों की उर्वरक आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इसके साथ ही असम से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम पहुंचे। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत करी। सर्बानंद सिंह और वीरांगना सती साधने की ये भूमि, मैं उजनी असम की इस महान मिट्टी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, मैं देख रहा हूं सामने दूर दूर तक आप सब इतनी बड़ी संख्या में अपना उत्साह, अपना उमंग, अपना स्नेह बरसा रहे हैं। और खासकर मेरी माताएं बहनें इतनी विशाल संख्या में आप जो प्यार और आशीर्वाद लेकर आई हैं, ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ऊर्जा है, एक अद्भुत अनुभूति है। मेरी बहुत सी बहनें असम के चाय बागानों की खुशबू लेकर यहां उपस्थित है। चाय की ये खुशबू मेरे और असम के रिश्तों में एक अलग ही एहसास पैदा करती है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। इस स्नेह और प्यार के लिए मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा दिन है। नामरूप और डिब्रूगढ़ को लंबे समय से जिसका इंतजार था, वो सपना भी आज पूरा हो रहा है। आज इस पूरे इलाके में औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का भूमि पूजन किया है। डिब्रूगढ़ आने से पहले गुवाहाटी में एयरपोर्ट के एक टर्मिनल का उद्घाटन भी हुआ है। आज हर कोई कह रहा है, असम विकास की एक नई रफ्तार पकड़ चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आप जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं,
ये तो एक शुरुआत है। हमें तो असम को बहुत आगे लेकर के जाना है। आप सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना है। असम की जो ताकत और असम की भूमिका अहोम साम्राज्य के दौर में थी, विकसित भारत में असम वैसी ही ताकतवर भूमि बनाएंगे। नए उद्योगों की शुरुआत, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, सेमीकंडक्टर्स, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, कृषि के क्षेत्र में नए अवसर, टी गार्डन्स और उनके वर्कर्स की उन्नति, पर्यटन में बढ़ती संभावनाएं, असम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी को और देश के सभी किसान भाई बहनों को इस आधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के लिए भी बधाई देता हूं। बीजेपी की डबल इंजन सरकार में उद्योग और कनेक्टिविटी की जुगलबंदी असम के सपनों को पूरा कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम आंदोलन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वाले 860 शहीदों की स्मृति में निर्मित नए शहीद स्मारक क्षेत्र का दौरा किया और वहां श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने स्मारक परिसर में जाकर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और उनके बलिदान को याद करते हुए कहा कि इस प्रकार के स्मारक भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। शहीद स्मारक क्षेत्र में 860 शहीदों के नाम अंकित है और ये स्थल असम आंदोलन के इतिहास और संघर्ष के लिए याद दिलाने के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने स्मारक का अवलोकन किया और इस ऐतिहासिक स्थल को बनाए रखने की महत्ता पर बल दिया। और गुवाहाटी से ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया और इसके साथ ही असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, जहां उनके योगदान बलिदान को याद किया गया। और गुवाहाटी से ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम आंदोलन में शहीदों, अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करी और इसके साथ ही बता दी कि इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मौजूद रहे और अन्य गणमान्य लोग भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 860 शहीदों को सम्मानित किया गया है यहाँ पे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बलिदान और योगदान को याद किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित स्वदेशी महोत्सव 2025 में शिरकत की और महोत्सव में लगाए गए प्राचीन हरियाणा कलाकृतियों और अन्य प्रदर्शनों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने हवन से की, जिसमें उन्होंने धार्मिक विधान के अनुसार महोत्सव की सफलता और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने हवन में भाग लेकर कार्यक्रम को धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व प्रदान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पंचकुला में स्वदेशी महोत्सव का शुभारंभ हुआ। ये भव्य और दिव्य स्वदेशी मेला स्वदेश जागरण मंच के आदरणीय सतीश कुमार की मार्गदर्शन और दृष्टि के तहत आयोजित किया गया है, जिनका हमें समय समय पर सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्वदेशी महोत्सव इस अवसर पर आज जिसका उद्घाटन हुआ है और इस अवसर पर हमारे राष्ट्रीय सह संगठक स्वदेशी जागरण मंच, जिनका हमें समय समय पर आशीर्वाद मिलता है, ऐसे परमादरणीय सतीश कुमार जी, उनके ही देखरेख में और उनके ही विजन से आज ये पंचकुला में भव्य और दिव्य हम सब ने स्वदेशी मेले का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर हमारी कालका की विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, राज्यसभा की हमारी सांसद रेखा शर्मा जी, विधानसभा के हमारे पूर्व में स्पीकर रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी, राजेश गोयल जी, बंतो कटारिया जी, जिला के हमारे अध्यक्ष अजय मित्तल जी, हमारे पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल जी, कार्यक्रम के हमारे माननीय अध्यक्ष गुरविंदर भट्टी जी, पुनीत खन्ना जी, ओम प्रकाश देवीनगर जी, पवन सैनी जी। इसके बाद लखनऊ में युवा सहकार सम्मेलन एवं यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े युवा, अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे। सीएम योगी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए सहकारिता आंदोलन में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने सहकारी संस्थाओं को आधुनिक तकनीक, पारदर्शिता और नवाचार से जुड़ने पर जोर दिया। कार्यक्रम में प्रदेश की सहकारी संस्थाओं की उपलब्धियों, उत्पादों और नवाचारों को प्रदर्शित भी किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं को सहकारिता से जोड़ना और उन्हें रोजगार एवं उद्यमिता के नए अवसरों से अवगत कराना है। सम्मेलन में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, सहकारिता विभाग के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में युवा प्रतिभागी उपस्थित रहे। प्रदेश के अंदर भंडारण, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कोऑपरेटिव क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हम सबको देखने को मिला है। भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनके माध्यम से कोठवा पांडे एमपैक्स ने 1500 मेट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाया है, जो सबसे बड़ा गोदाम के रूप में इस क्षेत्र में मौजूद है। और मुझे लगता है किसी भी कोऑपरेटिव के द्वारा बनाए गए बड़े गोदाम में उसकी गिनती होती है। 25-26 में 24 नए पैक्स के द्वारा भी ऐसे स्टोरेज बनाने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। 502 एमपैक्स में सोलर रूफटॉप पैनल की बेस स्थापित करने का कार्य पूर्ण किया गया है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जितने भी हमारे पुराने और जर्जर वेयरहाउस थे, उनकी मरम्मत के लिए प्रत्येक एमपैक्स को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता, अब तक 70 करोड़ से 980 एमपैक्स को सुदृढ़ीकरण करने का कार्य हुआ है। 25-26 में 30 करोड़ इसमें अतिरिक्त प्रावधान भी हम लोग इसके साथ किए हैं। एमपैक्स के उन्नयन के लिए 800 से अधिक नवगठित एमपैक्स को सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। 1 लाख रुपए के मार्जिन मनी के साथ
1 लाख रुपए की जो आधारभूत संरचना है, जैसे पीने का पानी, वहां पर शौचालय, फार्मर शेड, कंप्यूटर, रैक और अन्य जो भी वहां की आवश्यकता है इसके अनुरूप वहां पर यह कार्रवाई हम लोगों के द्वारा तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी इसको तेजी के साथ आगे बढ़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तथा नव नियुक्त उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ऑफिस में आयोजित संगठनात्मक बैठक में भाग लिया। बैठक का उद्देश्य प्रदेश बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना और आगामी कार्यक्रमों और चुनावी तैयारियों पर चर्चा करना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपस्थित पदाधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए और संगठन को और अधिक सक्रिय और जनसंपर्क केंद्रित बनाने पर जोर दिया। उप मुख्यमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष ने भी अपने संबोधन में संगठन के कार्यकर्ताओं की भूमिका और आगामी पहलों पर विचार साझा किए। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी और पार्टी के उच्च स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनके साथ पार्टी की रणनीति और योजनाओं का विस्तृत समीक्षा की गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में मेट्रो ट्रेन के संचालन के साथ शहरी परिवहन के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया। इसी के साथ भोपाल औपचारिक रूप से बता दें कि मेट्रोपोलिटन सिटी बन गया है। सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर भोपाल मेट्रो ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल मेट्रो शहर के यातायात को सुगम बनाने के साथ साथ प्रदूषण कम करने में भी अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने इसे राजधानी भोपाल के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से मेट्रो जैसी आधुनिक परिवहन व्यवस्था को साकार किया जा रहा है। इससे आम नागरिकों को सुरक्षित, तेज और यात्रा की सुविधा मिलेगी। शुभारंभ कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। मेट्रो ट्रेन के संचालन से भोपाल वासियों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलने और शहरी परिवहन को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय मंत्री डॉक्टर प्रतिमा वागरे जी, माननीय सांसद आलोक जी, माननीय भगवान दास सरनानी जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, श्रीमती मालती राय जी, माननीय महापौर और इतनी उत्साह से लबरेज जनता, छोटे बच्चे, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, ट्रेन ऐसी चली है कि आनंद आ गया। परमात्मा की दया से मौसम भी इतना अच्छा है और ऊपर से नजारा इतना अच्छा लग रहा है। ट्रेन से भोपाल इतना सुंदर है, इसका एहसास भी हो रहा है। कहीं ऊपर से ब्रिज से कोई गाड़ी ऐसे लग रही है जैसे ट्रेन के ऊपर गाड़ियां जा रही हो। कहीं ट्रेन अपने हमीदिया पुराने नाम से और आज के रानी कमलापति स्टेशन के पास के यात्रियों के लिए भी और एम्स तक की सुविधा देने के लिए, अर्थात सभी प्रकार के यात्रियों के साथ मरीजों के लिए भी आवागमन के लिए बड़ी महती भूमिका निभाएगी। मेट्रो जहां भी चलती है वहां विकास को पंख लग जाते हैं, विकास का नई एक कहानी प्रारंभ होती है। और मैं मान के चलता हूं कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग सौगातें मिल रही है, इसमें शहरी दृष्टि से, शहरी ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से यह बहुत बड़ी सौगात है। मेरी अपनी ओर से हृदय से माननीय खट्टर साहब का अभिनंदन है, वंदन है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन है। हम सब आपके माध्यम से जब एक यहाँ मेट्रो की सौगात ले रहे हैं, ऐसे इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो की बात भी आपने आशीर्वाद दिया है कि वो समस्या भी हल करेंगे और इसके लिए धनराशि का प्रबंधन भी करेंगे। साथ ही साथ और जैसी जहां जो आवश्यकता है, आप सब प्रकार से सहयोग करने के लिए मध्य प्रदेश की विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत सरकार साथ में भी चल रही और सच में डबल इंजन सरकार का लाभ हमको मिल रहा है। एक बार फिर चूंकि आपने न केवल मेट्रो दी है, मेट्रो के साथ कई प्रकार के विकास कार्यों की सौगात भी दी है। लगभग 5,800 करोड़ के अलग अलग 262 कामों की सौगात मिली है। फिर मैं एक बार मेट्रो की सौगात के लिए बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने संघ के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि संघ की स्थापना किसी राजनीतिक मकसद या के लिए नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि संघ का मूल लक्ष्य भारतवर्ष को फिर से विश्व गुरु बनाना और समाज में वह शक्ति पैदा करना है जिससे भारत अपने कर्तव्य से विश्व में अग्रणी भूमिका निभा सके। डॉक्टर भागवत ने कहा कि संघ की प्रार्थना में प्रतिदिन भारत माता की जय का उद्घोष किया जाता है, जो इस भावना का प्रतीक है कि भारत केवल एक भूगोल नहीं बल्कि एक स्वभाव और परंपरा है। उन्होंने कहा कि इन परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए समाज को तैयार करना ही संघ का कार्य है। उसके लिए जितनी आवश्यक जानकारी है वो मैं आपको देने वाला हूं। संघ का प्रारंभ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो एक वाक्य में उसका उत्तर हम दे सकते हैं। संघ की प्रार्थना के अंत में रोज हम कहते हैं भारत माता की जय। विश्व में भारतवर्ष की जय जयकार हो, भारतवर्ष विश्व गुरु बने, तो भारतवर्ष के समाज में वो शक्ति पैदा हो और उसके कर्तृत्व से भारत ऐसा बने और विश्व गुरु बने तो बनने वाला भारत ही रहे, क्योंकि भारत केवल भूगोल नहीं है, भारत एक स्वभाव का नाम है, भारत एक परंपरा का नाम है। तो वो परंपरा, वो स्वभाव कायम रखते हुए भारत विश्व का गुरु फिर से बने, इसके लिए भारतवर्ष के समाज को तैयार करने का काम संघ है। संघ किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं निकला। संघ किसी की स्पर्धा में नहीं चला है। संघ किसी परिस्थिति के प्रतिक्रिया में नहीं शुरू हुआ और न ही संघ किसी के विरोध को मन में लेकर खड़ा हुआ। यह संघ हिंदू समाज के संगठन, उन्नति और संरक्षण के लिए चला है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी ने ठंड की दस्तक और भी ज्यादा तेज कर दी है। सोनमर्ग सहित अन्य क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है और मौसम पूरी तरह से सर्दी की चपेट में आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में इस साल मौसम की पहली बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को सफेद चादर में ढक दिया। यहां से अगले 40 दिन तक बता दें कि चिल्ले कला का दौर शुरू हो गया है, जिसे स्थानीय मौसम विज्ञान में सबसे ठंडे दिनों के रूप में जाना जाता है। इस दौरान तेज बर्फबारी और ठंडे मौसम के चलते आमजन और किसानों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मैदानी क्षेत्रों में भी कड़ाके की ठंड अब शुरू हो गई है और इसके साथ ही पूरे उत्तर भारत में ठिठुरन बढ़ गई है और कई स्थानों पर घना कोहरा छाया हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार मौसम का असर डबल होने वाला है, जिससे आम जनजीवन और यातायात विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर की है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फबारी का दौर जारी है। दूसरी, ठंड से कांपता हुआ उत्तर भारत यहां नजर आ रहा है। तीसरी, दिल्ली में भी अब और ज्यादा ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और तीनों ही जगह पे आप देख सकते हैं कि कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम है, जिससे वाहनों को आवाजाही में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दृश्यता काफी कम हो गई है। इसके साथ ही विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने ठंड का असर और भी ज्यादा बढ़ा दिया। सोनमर्ग और इसके साथ ही ताजा बर्फबारी हुई, जिससे क्षेत्र सफेद चादर से ढक गया। इसी बीच लेह लद्दाख में इस मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन क्षेत्रों में ठंड के चलते आने वाले दिनों में बर्फबारी और तेज होने की संभावना है। स्थानीय लोग और पर्यटक ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरत रहे हैं। बर्फबारी के कारण सड़कों और यातायात पे भी असर अब साफ देखने को मिल रहा है और ये 2 तस्वीरें हम
आपको दिखा रहे हैं, पहली जम्मू कश्मीर से, दूसरी लद्दाख से। दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बर्फबारी किस तरह से यहां दर्ज कराई जा रही है। जम्मू कश्मीर में ठंड का असर काफी ज्यादा बढ़ गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है और इन बर्फबारी से यातायात काफी ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।